टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और साथ में लास्ट में पैसेज का भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है अब तो हमें टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन का तैयारी करना है। टोटल पेपर की तरह, जैसे एग्ज़ाम में पेपर छपता है उसी की तरह हम टोटल 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ में देखिएगा कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप दे पा रहे हैं और किस क्वेश्चन का आंसर आप नहीं दे पा रहे हैं, कौन सा टॉपिक आपका नहीं तैयार हुआ अभी तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 106 है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या होता है। अगर बात हो प्राइमरी लेवल पर, तो जो बच्चों की भाषा है, लैंग्वेज है, उसका जो असेसमेंट होता है, आकलन होता है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है। अगर यही चीज़ें जूनियर लेवल पर 6 to 8 के लिए पूछी जाती तो वहाँ पे सटीकता आता, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका कि बच्चे भाषा को प्रयोग किस प्रकार से कर पा रहे हैं। यहाँ पे क्या देखा जाएगा कि क्योंकि 1 to 5 की बात हो रही है, तो यहाँ पर यही देखा जाएगा कि जो बच्चे हैं वो भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कर पा रहे हैं। क्या प्रयोग, बच्चे का भाषा का प्रयोग किस प्रकार से कर पा रहे हैं, यही हम देखेंगे 1 to 5 के लिए। तो हम ढूंढते हैं ऐसे ऑप्शंस को। पठन क्षमता, बच्चे बहुत छोटे हैं, जरूरी नहीं वो उन्हें पढ़ना आए ही, उनके भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। बिल्कुल, वो जैसे कि मान लीजिए 2-3 बच्चे हैं क्लासरूम में, एज एग्जाम्पल बता रही हूँ, 2-3 बच्चों का क्लासरूम नहीं होता जनरली। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो मान लीजिए 2 बच्चे हैं, साथ में वो जा रहे हैं, टीचर यहाँ पे बैठ के इसको ये मॉनिटर कर रहे हैं कि बच्चे की एक्टिविटी क्या है। तो जा रहे हैं यहाँ से, तो ये एक दूसरे से जिस लैंग्वेज में बात करते हुए जा पा रहे हैं, क्या लैंग्वेज प्रयोग कर पा रहे हैं, इसी चीज़ का आकलन होगा भाषा के आकलन में, कि क्या वो अपने दोस्तों से अपने ग्रुप मतलब अपने ग्रुप में ग्रुप डिस्कशन किस लैंग्वेज में कर पा रहे हैं, किस में नहीं कर पा रहे हैं, कौन सी भाषा प्रयोग कर पा रहे हैं, कौन सी भाषा नहीं प्रयोग कर पा रहे हैं, चाहे वो किसी फ्रेंड के साथ हो या फिर किसी क्लासमेट के साथ हो या फिर टीचर के साथ। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एलिमिनेशन के लिए देखिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे छोटे हैं, लेखन क्षमता, पठन क्षमता, ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन ये सही नहीं होगा क्योंकि 1 to 5 की बात हो रही है। और बोलने की कुशलता, हम ऐसा एक्सपेक्टेशन उनसे नहीं कर सकते कि वो बोलने में बहुत ज़्यादा कुशल ही होंगे। तो सेकंड ऑप्शन सही है, अब जस्ट वो प्रयोग कर पाएँ अपनी लैंग्वेज को, इतना इनफ है छोटे बच्चों के लिए। फिर है, इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। जो लैंग्वेज असेसमेंट होता है उसमें सबसे कम इफेक्टिव मेथड कौन सा है। कहानी कहना, क्या कहानी जो कहने की बात होती है वो सबसे कम इफ़ेक्टिव है। अगर कोई बच्चा कहानी कह रहा है तो वो कम इफ़ेक्टिव नहीं होगा क्योंकि उसमें एक्टिविटी आ जाती है, तो ये नहीं होगा। साथ में कल्पना वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। मान लीजिए आप ही किसी को कहानी सुना रहे हैं, तो आप कल्पना करेंगे, सोचेंगे, तब तो सुनाएंगे, और साथ में आपके पास कोई लैंग्वेज होगा, ये रुकिए चेंज कर लूँ, साथ में आपके पास कोई लैंग्वेज होगा जिसको प्रयोग करेंगे, जिस भाषा में आप बोलेंगे, तब तो आप स्टोरी या कहानी को सुना पाएंगे। तो ये इफ़ेक्टिव होता है, ये कम इफ़ेक्टिव नहीं होता। कहानी लिखना ये और इफ़ेक्टिव होगा। घटना वर्णन करना, किसी घटना का वर्णन करना, ये उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। मान लीजिए कोई चीज़ आप देख के आ रहे हो, उसका वर्णन कीजिए किसी के सामने। श्रुत लेख, सुन के लिखने वाली चीज़ें ये नहीं होंगी, क्योंकि इसमें जो बच्चे का माइंड है, मेन मोटिव क्या होता है, माइंड क्या हो, एक्टिव हो। यही तो एनसीईआरटी 2005 में बोला गया है कि बच्चे को एक्टिव रखना है, तो माइंड मेन एक्टिव हो, वही ऑप्शन, वही प्रभावी तरीका होता है। लेकिन अगर कोई सुन के लिख रहा है, जैसे कि हमारे टीचर जब थे, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, साइंस वगैरह, तो जब पढ़ाते थे तो वो क्या करते थे, जब कोई हेडिंग डलाते थे तो डेफिनेशन लिखवाते थे। उस टाइम पे हमारा माइंड ज़्यादा वर्क नहीं करता था, हाँ, वो जो बोलते जाते थे हम लाइन टू लाइन नोट डाउन करते जाते थे, तो ये उतना इफेक्टिव नहीं होगा क्योंकि इसमें हम क्या रहते थे, इनएक्टिव रहते थे। नेक्स्ट देखते हैं, निष्क्रिय रहते थे। क्वेश्चन नंबर 108 है यहाँ पे, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चों की क्षमताओं का आकलन नहीं होता। वैसी बात है, जब बच्चों का असेसमेंट होता है तो केवल जो उनकी एबिलिटी है, क्षमता है, उन्हीं का आकलन नहीं होता है, बल्कि किस चीज़ का आकलन होता है, शिक्षण की प्रक्रिया का भी आकलन होता है। क्या बच्चों की ही सिर्फ क्षमता का आकलन होता है? नहीं, टीचर ने
कौन सा टीचिंग मेथड अपनाया, ये भी उस टाइम पे इसका भी आकलन होता है। मान लीजिए बच्चे ने 100 में से सारे बच्चे जो हैं वो अप्रॉक्स 30 to 50 नंबर के 20 में हैं, तो इस बात पे भी क्वेश्चन उठेगा कि हाँ टीचर ने पढ़ाया कैसे, कौन सा टीचिंग मेथड लाया जो इतने सारे बच्चे नहीं सीख पाए। तो ये है कि शिक्षण पद्धति का भी आकलन होता है असेसमेंट में, और बच्चे की जो क्षमता है उसका भी आकलन होता है। दोनों क्या है, सही है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्णतः सही है, ये 100% ट्रू है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। यहाँ पे रीमा ने तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली रितिका की भाषा क्षमता, भाषा निष्पादन और संबंधी क्रमिक प्रगति का ब्यौरा और उसके अभिभावकों को दिया। कौन कौन सा, भाषा क्षमता जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो उनके पेरेंट को प्रोवाइड कराई, और साथ में जो इनका भाषा निष्पादन है मतलब लैंग्वेज प्रोडक्ट है, निष्पादन जो होता है ये इसको बताई। संबंधी क्रमिक प्रगति का, क्रम से ऑर्डरली जो ये डेवलपमेंट हुआ है उसका ब्यौरा अभिभावकों को दी। तो ये क्या की, जिसमें बच्चों के बारे में सारी चीज़ों का होता है, मेंशन होता है, वो क्या होता है, वो पोर्टफोलियो होता है। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन नहीं है ये, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व किया जाता है लेकिन वहाँ पे कोई ब्यौरा कलेक्ट करके नहीं दिया जाता है। फिर जांच सूची, जांच सूची में क्या करते हैं, हम कोई चीज़ जांच करते हैं, जो आता है पॉइंट हम उसे उसमें मेंशन करते जाते हैं। लिखित परीक्षा, ये इसमें कहीं अभिभावक को देने की बात है नहीं, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली कक्षा में भी लिखना के अंतर्गत आता है। इसमें से क्या करना, अगर कोई फर्स्ट क्लास में स्टूडेंट है तो वो लिखना के अंतर्गत आ जाएगा। फिगर बनाना, जैसे आप देखे होंगे जब बच्चे को बोला जाता है कि वन बनाओ तो वो कुछ ऐसे सा बनाएगा, फिगर बनाना, फिगर जैसा कुछ बनाएगा। तो ये अगर बच्चा बहुत छोटा है तो फिगर बनाना भी लिखना में ही आएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपका 111 प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सीखने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। अगर प्राइमरी लेवल पर किसी को पढ़ना सिखाना है तो उसमें सबसे कम महत्वपूर्ण क्या होगा। अनुमान लगाना, 1 मिनट। सेकंड है संदर्भानुसार अर्थ, मतलब कि उसी के रिगार्डिंग मीनिंग हो वो। तो ये तो महत्वपूर्ण है ही कि जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं एटलीस्ट उसका मतलब तो जानिए कि आप पढ़ क्या रहे हैं, क्या कह रहा है। अनुमान लगाना ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जरूरी नहीं हम लाइन टू लाइन सबका एकदम एक्यूरेट जो मीनिंग है वो जानते रहें, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे हम गेस करते हैं, अनुमान लगाते हैं। नेक्स्ट है अक्षरों की पहचान। तो जो अक्षरों की पहचान है ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ने का उद्देश्य भी, पर्पस भी होना चाहिए। बात क्यों की जा रही है, अब आप कहेंगे अगर अक्षरों की पहचान ही नहीं होगी तो पढ़िएगा कैसे, तो बात प्राइमरी लेवल पर हो रही है तो इसलिए ये कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112 है भाषा अर्जन क्षमता। इसी को बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन और डिवाइस, जिसको किसने दिया है, चॉम्स्की ने दिया है। इनके द्वारा ये कहा जाता है कि हर इंसान में ये एलईडी एक डिवाइस होता है, भाषा अर्जन क्षमता यंत्र होता है, जिसके द्वारा वो, जिसमें ग्रामर फिट होते हैं और उसी ग्रामर के द्वारा वो क्या कर लेते हैं, भाषा को सीख लेते हैं। सीख लेने का मतलब भाषा का अर्जन करते हैं, हमें कोई फॉर्मली तरीके से लैंग्वेज नहीं सिखाना पड़ता। तो ये किसके है, चॉम्स्की। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 है। यहाँ पे प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखना है तो इसमें से कौन सा रिसोर्सेज संसाधन है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। पहला है कंप्यूटर। प्राइमरी लेवल की बात की गई है तो कंप्यूटर और जो डिवाइस वाली चीज़ें इलेक्ट्रिकल हैं या फिर टेक्निकल हैं वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। बाल साहित्य, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, बाल साहित्य, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे हैं सो समाचार पत्र में उनका मन नहीं लगेगा, टेलीविज़न भी नहीं होगा, इससे बिगड़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114 है बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, यह बात क्या है, स्वाभाविक है, निंदनीय है, विचारणीय है या फिर अनुचित है। तो क्या पढ़ाया गया है, हमेशा मैं क्या पढ़ाती थी कि बच्चे की जो मदर टंग है उसे हमें क्या करना है, उसे हमें रिस्पेक्ट देना है, सम्मान देना है, क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो नेचुरल है, मतलब कि प्राकृतिक है, या फिर हम कह सकते हैं स्वाभाविक है। वो क्या है, स्वाभाविक है।
अरे मतलब कोई बच्चा है, उसको जो माहौल मिलेगा वो वही तो बात, अपनी भाषा वही तो बोलेगा, उसी भाषा में तो बात करेगा। फिर उसकी गलती क्या है? तो ये तो स्वाभाविक ही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। निंदनीय किसी भी प्रकार से निंदनीय नहीं है, उसको हमें रिसोर्सेज के रूप में लेना है। रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि संसाधन के रूप में लेना है। फिर है विचारणीय है, अनुचित है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही जगह। वो क्या है? स्वाभाविक है। क्वेश्चन नंबर 115 है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी क्या है? सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न है, अंग भी है। तो सभ्यता के साथ हमेशा संस्कृति, तो यहाँ पे सभ्यता हो जाएगा और यहाँ पे संस्कृति हो जाएगी। सभ्यता के साथ साहित्य नहीं, सभ्यता के साथ संस्कृति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 116। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में जो कार्टून है, भाषण है, विज्ञापन है आदि बच्चों के भाषा क्षमता विकास में क्या होते हैं? सहायक होते हैं या फिर निरर्थक? गलत है, निरर्थक तो नहीं होते। तो क्या होते हैं? ये हेल्पफुल होते हैं, सहायक होते हैं। कार्टून, भाषण, विज्ञापन, यही तो बोला जा, इन्हीं सब का जब जितनी ज़्यादा पढ़ने की सामग्री होगी उसी को बोला जाता है। अलग अलग प्रकार की जितनी ज़्यादा सामग्री होगी उसी को पठन सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे बोला जाता है, TLM होगी, उसी को बोला जाता है प्रिंट समृद्ध, सुने होंगे शब्द, प्रिंट समृद्ध परिवेश, उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 यहाँ पे 17 है। क्लास 5 की बच्ची है सुहानी, पाँचों, आप देख रहे होंगे किस प्रकार से ये लिख रही है। किन्हें ये वाली जो बिंदी है चंद्रकांट वाली, ये जरूर लगा रही हैं। आंखें, दोनों आदि शब्द लिखती हैं। आप सुहानी की लेखन क्षमता के बारे में क्या कहेंगे? तो किसी चीज़ का अति सामान्यीकरण करने का क्या अर्थ होता है? पहले आप ये टर्म समझिए, अति सामान्यीकरण। अति जो सामान्यीकरण होता है उसे कहते हैं किसी मतलब शब्द या अक्षर का बार बार सामान्य जगह भी प्रयोग, जहाँ पे नहीं ज़रूरत है सामान्य जगह भी प्रयोग करना। तो ये होता है अति सामान्यीकरण, जो कि ये कर रही हैं, जहाँ नहीं ज़रूरत है वहाँ भी वो प्रयोग कर दे रही है। तो ये क्या कर रही है? वह अनुनासिक चिन्ह के नियम का अति सामान्यीकरण कर रही हैं। के प्रति लापरवाह तो नहीं कह सकते, क्योंकि पांचों में देखिए हर जगह कोई ऐसा छूटा नहीं है जहाँ पे उसे लगे और वो लगा ही ना हो, मतलब कि उसके माइंड में कहीं ना कहीं तो चल रहा है कि हाँ हमें ये वाला लगाना है साइन। के प्रयोग के प्रति अति सजग है, तो ये क्या है? अति सजग है, सजग तो है। फिर है वह है अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग बिल्कुल नहीं जानती, तो ये भी गलत है कि वह अनुनासिक चिन्ह के प्रयोग के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। वो जानती है, क्यों? अगर वो नहीं जानती तो जो वो ये लिखी है, अब आपको इसी चीज़ से पकड़ना है, जो आप वो ये लिखी है किन्हें, उसे पता है किन्हें में हा के पास में ही बिंदी रहती है, तो वो देखिए की पे नहीं लगाई, हा के पास में ही ये चंद्रकांट बिंदी लगाई, तो ये वो जान तो रही है। बिल्कुल ये नहीं है बिल्कुल नहीं जानती, जानती तो है लेकिन बहुत अच्छे से नहीं जान रही है, इसलिए अति सामान्यीकरण कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 118 है यहाँ पे। विद्यालय में भाषा शिक्षण के लिए कोई कार्यक्रम शुरू करते समय सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? क्लासरूम में भाषा शिक्षण मतलब कि लैंग्वेज टीचिंग होना है, इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम में क्या होगा? तो पहला है लिखित क्षमता को पहचानना। कहीं भी अगर किसी चीज़ का परिचय मतलब पर्पज़, किसी चीज़ का पर्पज़ ये दिया रहे लिखित क्षमता एक तो वर्ड, और दूसरी पठन क्षमता, ये सारी चीज़ें दी रहे हैं तो ये गलत होता है। लिखित पठन ज़्यादातर आंसर होता ही नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पे बच्चे की सहज भाषाई क्षमता को पहचानना, बिल्कुल ये वाला सहज भाषाई जो क्षमता है बच्चे की, क्या उसको पहचानना ये सबसे महत्वपूर्ण है, तो सही है। मौखिक अभिव्यक्ति को पहचानना, ये नहीं, पठन क्षमता को नहीं। लिखित पठन मौखिक अभिव्यक्ति ये नहीं है। सहज जो वर्ड है ये पॉजिटिव होता है, याद रखिएगा सहज वाली चीज़ें ज़्यादातर सही होती हैं, पॉजिटिव टैग वर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119 है यहाँ पे। कई बार बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो 2 या 3 भाषाओं को और बोलने की क्षमता से लैस होते हैं। भाषाओं को क्या करते हैं? क्या जब बच्चे आते हैं तो क्या भाषाओं को पढ़ने लगते हैं? पढ़ने 2 या 3 भाषाओं को पढ़ सकते हैं ऐसा नहीं है, बोलने की व समझने की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? समझना। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा।
कोई बोलने के साथ क्या करता है, लिखता नहीं, समझता है। ज़्यादातर समझना आता है, बोलना और समझना। ऑप्शन नंबर, क्योंकि इंटरेक्शन जो होता है जिसमें बातचीत बोली जाती है, इंटरेक्शन जो होता है इसमें यही तो होता है कि सामने वाला बोल रहा है, आप समझेंगे, आप बोल रहे हैं, सामने वाला समझेगा, तो बोलने के साथ क्या होगा, समझना। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 120 है। तो यही सब छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आपको समझना होता है। छोटी छोटी जो बारीकियां हैं, इन्हीं से आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं आएंगी तो एग्ज़ाम को पास करना काफ़ी टफ हो जाएगा। किसी विषय को सीखने का मतलब है उसकी क्या सीखना। मान लीजिए कोई सब्जेक्ट सीख रहे हैं आप अपने आप को ही खुद को लीजिए, कोई सब्जेक्ट आप सीख रहे हैं तो क्या सीखेंगे। एक तो पहली बात, सब्जेक्ट की, हर सब्जेक्ट की लैंग्वेज होती है। दूसरी बात, जिसे भाषा बोलते हैं, हर सब्जेक्ट की भाषा होती है। जैसे बोला जाता है मैथ की अपनी भाषा है, साइंस की अपनी भाषा है, ज्योग्राफी की अपनी भाषा है, तो हर सब्जेक्ट की भाषा होती है। एक तो आप भाषा सीखेंगे, भाषा को हम, अगर भाषा ना दिया जाए तो शब्दावली भी बोल सकते हैं। एक तो हम शब्दावली सीखेंगे, वर्ड पे ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं आपको भाषा ही मिल जाए। और दूसरा, हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने का मतलब ये है अवधारणा सीखना। पहले आप लैंग्वेज सीखेंगे, देन आप अवधारणा सीखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज आप सीख ही इसीलिए रहे हैं ताकि आप अवधारणा को समझ सकें। तो ये क्या हो जाएगा, पहले शब्दावली हो जाएगी या भाषा, या फिर अवधारणा होगा। तो यहाँ पे होगा उसकी क्या सीखना, अवधारणाओं को सीखना और साथ में शब्दावली को सीखना। ऑप्शन नंबर 3 वाला सही हो जाएगा। अब हम पैसेज को कर लेते हैं। ओके, पैसेज करने का तरीका हमेशा मैं बताती हूँ। इस टाइम पे पैसेज छोटा पूछा जा रहा है। पहली बात तो ये है, जो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन कहा नहीं जा सकता कब पेपर का पैटर्न चेंज हो जाए, कब बड़ा पैसेज आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बड़े बड़े पैसेज हैं वो भी पूछे जाते थे सीटेट में। तो जब भी पैसेज ये आप देखें कि आप उसे पढ़ सकते हैं थोड़े से टाइम में, तो पूरा पैसेज पढ़ लिया करिए। लेकिन हाँ, तभी पढ़िए, कंडीशन है इसमें, तभी पढ़िए जब आपको क्या हो, जब आपको एक बार पढ़ने में फर्स्ट रीडिंग से सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, जो पैसेज में बोला जा रहा है, उसको आप समझ सकें, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकें। मतलब कि आपकी जो याद करने की क्षमता है कि हाँ, और समझना प्लस याद करने वाली जो क्षमता है ये ज़्यादा हो, तभी आप पूरा पैसेज एक साथ पढ़ लिया करिए। और अगर आप याद कर सकते हैं ज़्यादा, समझ सकते हैं ज़्यादा, एक बार में ही आपको पता चल जाएगा कि क्या है, तो फिर सारे क्वेश्चन के आंसर उसी टाइम पे निकल जाएंगे। एक बार पढ़ने में टाइम तो लगेगा, लेकिन जो इसमें क्वेश्चन कितना पूछा गया है, जो इसमें क्वेश्चन 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक बार पढ़ने में, आप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, ये पैसेज है, इसमें ये पैसेज जो है थोड़ा सा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पूरा पैसेज को पढ़ लेते हैं, और उसको भी पढ़ने से पहले क्या करेंगे, हम पहले हम क्वेश्चन को देख लेंगे। मैं इसलिए ये बता रही हूँ ताकि आप ऐसे ही एग्ज़ाम में करें। हम क्वेश्चन को सबसे पहले देखेंगे। जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं, अगर आप पूरा पैसेज पढ़ने के चक्कर में है कि हम एक बार पूरा पैसेज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम को ये देखिएगा, क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है, अनुच्छेद के आधार पर हमें, आप जल्दी जल्दी पढ़ेंगे जैसे मैं पढ़ रही हूँ, अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप देख लिए, एक बार सरसरी नज़र से इसको देख लिए, सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। अनुच्छेद के अनुसार गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषय क्या है, ये देख लिए। ऐसे मैं बता रही हूँ पढ़ने का तरीका। ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने का कारण है, तो आप इसको भी ओवरव्यू मतलब ले लीजिए। किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और अभाव में अपना रास्ता अपना रही है। तो मेरे कहने का मतलब यही था, इसलिए मैं पढ़ रही थी कि आप एक बार सरसरी नज़र से पहले क्वेश्चन पढ़िए। अगर छोटा पैसेज, मान लीजिए इतना बड़ा पैसेज दिया है, तो और मतलब थोड़ा सा बड़ा चल जाएगा। फिर आप आइए पैसेज पढ़िए, पैसेज पढ़ने के बाद आपको सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ निकल जाएंगे। और दूसरा तरीका है, जो कि यहाँ पे बड़ा पैसेज है, अगर बड़े पैसेज पूछे जाए तो देखिए क्या करना है। तो भी हम पहले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 91 से मैं स्टार्ट करती हूँ। अनुच्छेद के आधार पर हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इस टाइम पे ऐसे पढ़ा रही हूँ जैसे मैं पेपर देने बैठी हूँ, तो आपको जस्ट ऐसे ही करना है कि अनुच्छेद के आधार पर आप पढ़ें कि हमें सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हमें दिख रहा होगा किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो हम जाएंगे कहाँ पे, हम यहाँ पे जाएंगे कि ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ पर दिया गया है। ध्यान वर्ड जो है ये कहाँ पर दिया गया है, तो हम देखेंगे यहाँ पे समाज में विज्ञान पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या फिर कला प्रवृत्ति पर, या फिर किशोरावस्था पर, या फिर बाल्यावस्था पर।
तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत कहाँ पर है। व्यक्ति का गलत विकास हो रहा है, यही बोला जा रहा है। फिर है उसका मानस अस्वस्थ है, परिवार दुखी है, समाज में फूट पड़ रही है। अब आपको एक बार तो समझ में आ गया होगा कि लोग बिखर रहे हैं यहाँ पे, दुनिया पर ध्वंस करने का ज्वर चढ़ा हुआ है। फिर है इस भयानक अवस्थाओं को हमारा कौन सहारा दे रहा है? ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। आज की इस तालीम भी इसी दौड़ में क्या कर रही है? साथ दे रही है। तो हमें देखना है यहाँ पे कि यहाँ तो हमें नहीं मिला। अब आप एकदम सरसरी नज़र से देखते जाएंगे कि कहाँ पर है ये चीज़ें जो हैं। तो यहाँ पर है, इन पर एकमात्र जोर देने का कारण है जोर देने। अब देखिए ध्यान वर्ड नहीं मिला, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर ऑप्शन में कला प्रवृत्ति यूज़ की गई है, विज्ञान यूज़ किया गया, किशोरावस्था बाल्यावस्था यूज़ किया गया। जब आपको जो क्वेश्चन का मुख्य शब्द है वो ना मिले तो आप इस पर ध्यान दे दिया करिए। इतना ध्यान देने में ये नहीं है कि इस पर ध्यान दें फिर इस पर ध्यान दें, बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सरसरी नज़र से हमें देखना होता है। यहाँ पर मैं समझा रही हूँ, सो टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर क्या है? इन पर एकमात्र है। अब जोर देना या फिर ध्यान देना, ये आपको ध्यान देना है। इसी तरीके से स्मार्ट रहना है कि अगर ध्यान नहीं मिल रहा तो ये नहीं उसी में डूब जाइए। आपको देखना है कि हो सकता है उससे रिलेटेड कला प्रवृत्तियाँ आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में ये है तो हो सकता है यही आंसर हो। यहाँ पे है, इन पर एकमात्र जोर देने का कारण है कला प्रवृत्तियाँ जो भावना प्रधान होती है। यही इसमें बोला जा रहा है कि जो विज्ञान गणित है ये सब में भावना तो होती नहीं है। एटलीस्ट आप 2-4 लाइन पढ़ेंगे ना तो भी आपको पता चल जाएगा क्या बोला जा रहा है। इसमें भावना तो होती नहीं है, और जब भावना नहीं होती तो लोग क्या है? लोग बिखर रहे हैं। तो हमें क्या लाने की ज़रूरत है? कला प्रवृत्तियाँ लाने की ज़रूरत है, जिससे जो भावना प्रदान होगी, जिससे लोग करीब आएंगे, जिससे लोगों में प्रेम होगा। तो आपको पता चल गया होगा किस पर जोर देने की बात है। हमें किस पर सर्वाधिक ध्यान देने की ज़रूरत है? कला प्रवृत्ति पर। विज्ञान पर तो लोग ऑलरेडी ध्यान दिए हुए हैं, किशोरावस्था या बाल्यावस्था पर नहीं। अगर कोई कॉमन सेंस भी लगाता तो भी सोचता कि क्यों किसी स्टेज पर सबसे ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है। क्या जो शैशवावस्था है वो इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या बाल्यावस्था इंपॉर्टेंट नहीं? सारे स्टेज तो इंपॉर्टेंट है, फिर एक पर क्यों ध्यान देना? तो सेकेंड ऑप्शन सही है। फिर है, अनुच्छेद के आधार पर गणित, भूगोल और विज्ञान आदि विषय हैं। अब आपका काम है, आप ये टर्म ढूंढिए कि गणित, विज्ञान, भूगोल जो भी सब्जेक्ट हैं ये साथ में कहाँ पर पैसेज में दिए गए हैं। तो आपको दिख रहा होगा, ये दिख गया डायरेक्टली कि गणित, भूगोल, इतिहास ये सारे दिए गए हैं। अब पूछा जा रहा है ये कैसे हैं, इनकी प्रकृति क्या है। यहाँ तक कि गणित, भूगोल, इतिहास, रसायन शास्त्र, यहाँ तक कि साहित्य भी जिस तरह पढ़ाए जाते हैं उन सबकी बुनियाद क्या है? तार्किक है, मतलब कि ये सारे तर्क प्रधान है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, ये सारे तर्क प्रधान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 93 है, ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। अब आप पढ़ चुके हैं यहाँ लास्ट लाइन पे, जब हम ढूंढ रहे थे तो कहीं भी अगर आप ढूंढ रहे हैं ना तो वो बेकार नहीं जाएगा। अब जब मैं आपके साथ पढ़ी थी तो हमें ये याद है कि यहाँ पे समाज में फूट पड़ रही है, तो वो काम आया। वहाँ भले नहीं आंसर मिला, लेकिन यहाँ पे हमें उसी से काम आया, वही पढ़ना हमारे काम आया, और वो टाइम वेस्ट नहीं गया। तो हमें क्या है? समाज में विभाजन हो रहा है या समाज में फूट पड़ रही है, तो यही है। क्या, किस कारण? ज्ञान विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देने के कारण। अगर आपको लग रहा हो, क्रॉस वेरीफाई करना हो कि नहीं ज्ञान विज्ञान को महत्व देने के कारण नहीं है, हम एक बार मिलाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए समाज में फूट पड़ी है और दुनिया पर ध्वंस का ज्वर चढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे ध्वंस ऑप्शन में नहीं है, ध्वंस का ज्वर चढ़ा हुआ है तो नहीं, ये ऑप्शन में होता, ये भी सही होता। इन भयानक अवस्थाओं को हमारा ज्ञान विज्ञान सहारा दे रहा है। क्या दे रहा है सहारा? ज्ञान और विज्ञान दे रहा है सहारा। तो क्या आंसर सही होगा? यही होगा कि समाज में फूट पड़ रही है जिसको ज्ञान विज्ञान बहुत अधिक महत्व देने के कारण। यही तो है दूसरे शब्दों में। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 है, किशोरावस्था तार्किकता की प्रधानता और भाव के अभाव में क्या कर रही है? क्या ज्ञान अगर तार्किकता की प्रधान, यहाँ पे यही तो है कि तर्क से ही तो परेशान है कि विज्ञान और गणित में भाव की कमी है, भावना की, तो लोग अलग हो रहे हैं, लोगों में प्रेम नहीं है। अब तो ये क्या हो रहा है? ये ज्ञान तो नहीं है, ये ना ही प्रगति हो रहा है, ये तो पतन हो रहा है, तो कर्म भी नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जब आप 2-4 लाइन पढ़ लेंगे पैसेज का तो आपको ओवरऑल पता चल जाएगा क्या बोला जा रहा है, या फिर आप जब अपना कॉमन सेंस लगाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। जैसे इसका आंसर हम पैसेज पढ़े बिना भी लगा सकते हैं, अगर जल्दबाजी में है तो बिना पढ़े भी लगा सकते हैं, क्योंकि इतना 4-5 लाइन 10 लाइन जो भी है, इतना पढ़ने के बाद हमें अनुमान लग जाता है कि क्या आंसर होगा। तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव में कभी भी ज्ञान, प्रगति, कर्म ये नहीं आएंगे।
फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम ढूंढते हैं किशोरावस्था क्रॉस वेरीफाई के लिए। अगर आपको ढूंढना था तो आप क्या करते, आप ढूंढने के लिए किशोरावस्था वर्ड ढूंढते कि किशोरावस्था कहाँ पे दिया गया है। तो हम देखते हैं किशोरावस्था ये कहाँ पर दिया गया है। किशोरावस्था एक यहाँ पर दिया है। इस अवस्था को इस तरह गलत रास्ते पर ले जाने का नतीजा भयानक हो रहा है और ये मतलब कि पतन हो रहा है। अगर नतीजा भयानक हो रहा है, इसको दूसरे वर्ड में हम यही कह सकते हैं कि पतन हो रहा है। तो हमें सेंस को समझना है, ना कि वर्ड टू वर्ड हमें मिलेगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 है। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? कौन सा इसमें है जो अलग है चारों से? तार्किक, स्वाभाविक, ये क्या है? ये सारे भाव हैं। और जबकि अभिव्यक्ति क्या होता है? अपने विचारों को किसी के सामने, विचार नहीं है ये, अभिव्यक्ति वो है जैसे कि विचारों को प्रकट कर देना किसी के सामने, तो वो होता है अभिव्यक्ति, खुद को रिप्रेजेंट करना किसी के सामने। तो ये भावना नहीं है, ये एक प्रोसेस टाइप का हो जाएगा, किसी को अपने विचारों को किसी के सामने रखना। फोर्थ ऑप्शन अलग है, बाकी सारी चीज़ें भावनाएं हैं ये सारे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 96। आज की तालीम भी इसी दौड़ में साथ दे रही है। वाक्य में निपात है। निपात वो होता है जिसके जो लिंग होता है इसमें और वचन में, जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन बहुवचन ही होता है हिंदी में, और जो लिंग है इनमें क्या हो, इनमें चेंज ना हो सके, इनमें बदलाव ना हो सके, वो निपात होता है। तो इसमें बदलाव हो सकता है, आज में भी हो सकता है, में भी हो सकता है, तो भी जो है इसमें बदलाव नहीं हो सकता, ये निपात है। ऑप्शन सेकंड वाला सही हो जाएगा। इसमें ग्रामर बहुत बेसिक पूछा जाता है, अगर आप थोड़ा सा भी ग्रामर जानते होंगे तो कर लेंगे, और अगर मान लीजिए ग्रामर नहीं तैयार है तो कोई बहुत पतली सी बुक पढ़ लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 97 है। विकसित शब्द में प्रत्यय है। जो विकसित शब्द है इसमें क्या प्रत्यय है? तो विकसित में इत प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। प्रत्यय जरूर पूछा जाता है, चाहे कुछ भी हो, प्रत्यय और उपसर्ग ये जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि आधुनिक शिक्षा का नतीजा क्या है? कहीं आपको खुशी दिख रही है? आधुनिक शिक्षा की ही तो बात हो रही है, लेकिन खुशी नहीं दिख रही है आपको, यही दिख रहा है कि समाज में फूट पड़ रहा है। तो इसका भी आंसर आप बिना पढ़े भी लगा सकते थे। फूट पड़ रहा है, लोग अलग अलग हो रहे हैं। जब फूट पड़ेगा, लोग अलग अलग होंगे, लोगों के बीच में प्रेम नहीं रहेगा, तो क्या होगा? ऐसे में दुखद होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पे कि दुखद होगा भी या फिर नहीं। तो यहाँ पे है, पहले ही देख लेते हैं, क्योंकि शुरुआत ही इसका आधुनिक शिक्षा से के नतीजे से हुआ है। आधुनिक शिक्षा का नतीजा हमने देख लिया है। हमने उस शिक्षा का भी नतीजा देख लिया है जिसमें विकसित विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसे दिया जा रहा है? विज्ञान का दिया जा रहा है। फिर है, जिसके कारण व्यक्ति को कहीं भी या कितना भी मिलने के बावजूद तृप्ति नहीं होती। अगर किसी को तृप्ति मतलब संतुष्टि नहीं हो रही है तो क्या है? वो दुखी है। तो दुखद है आधुनिक शिक्षा का नतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आधुनिक शिक्षा में किस विषय को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? तो आधुनिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया जाता है? विज्ञान। तो अभी का जो हम पढ़े थे, एक ही बार पढ़े थे इस क्वेश्चन के लिए, ऊपर 98 वाले क्वेश्चन के लिए, लेकिन उसका आंसर हमें उससे इसका भी आंसर मिल गया। विज्ञान को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पैसे ये आया था आपका पद्यांश, जिसमें से हमें बताना है 101 से 105 तक का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे हम देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। सरकार दिव्य गौरव विराट, पहले क्या करना है आपको? पढ़ना है पूरा, क्योंकि जो कविता होती है वो बहुत छोटा दिया जाता है, तो बहुत लंबा चौड़ा नहीं होता है, इसलिए आप पढ़ सकते हैं इसको। हिम किरीट का आशय है। हिम किरीट आपको पता होगा, हिम का मतलब बर्फ होता है। तो अगर कोई इतना भी जानता तो भी वो किरीट का मतलब अगर नहीं भी जानता, अगर किरीट का मतलब नहीं भी जानता कि इसका मतलब मुकुट होता है, तो भी वो बर्फ से आंसर लगा सकता था कि बर्फ वर्ड होगा। ऑप्शन में सेकंड वाला सही हो जाएगा। बर्फ का मुकुट कहाँ पे यूज़ किया गया? मेरी जननी के हिम किरीट किसको बोला जा रहा है? मेरे नगपति, मेरे विशाल, कहीं किसी पर्वत को बोला जा रहा है। आपको दिख रहा होगा, किसी पर्वत को बोला जा रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 है, नगपति का विग्रह और समास होगा। तो ये सारी चीज़ें भी जिससे, जैसे कि उपसर्ग, और आप देखे होंगे उपसर्ग और प्रत्यय से पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। थोड़ा सा संज्ञा सर्वनाम जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसको भी पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं विग्रह और समास, इसको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा। तो नगपति, नगपति का क्या मतलब होता है? नागों का
पति, तो हो जाएगा आपका नगों का, नागों का नहीं, नगों का, नग मतलब पर्वत। और का वर्ड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, तत्पुरुष है ये। नेक्स्ट है, किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है। वहाँ पे हिमालय की यहाँ पे बात हो रही है, यहाँ पे हिमालय की बात हो रही है। और किस पंक्ति में बोला गया है कि ये शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है, तो हम खोजते हैं पंक्ति को। तो यहाँ पे हम देखते हैं, रुकिए 1 मिनट, सेकंड, यहाँ पे देखिए, साकार दिव्य गौरव विराट पौरुष के पुंजीभूत ज्वाल। तो यही है कि ज्वालाओं का ढेर है, ज्वाल वर्ड आपको मिल गया, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 है, जिसे जीता ना जा सके उसके लिए कविता में कौन सा शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो अजय, जिसे जीता ना जा सके, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जिसको तोड़ा ना जा सके अखंड हो जाएगा, जो मरे ना वो अमर हो जाएगा, और दिव्य तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि में कौन सी संधि होगी, आपको संधि भी पढ़ना है, इससे पता चलेगा आपको। संधि नी प्लस सीम होता है इसका, नी प्लस सीम, तो ये विसर्ग संधि है, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय को यतिवर कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि यतिवर मतलब होता है वो भारत का प्रहरी है। ऑप्शन क्या है, यतिवर का मतलब समाधि में लीन है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, समाधि में लीन है, इसीलिए इसको यतिवर कहा गया है। यतिवर आप वर्ड ढूंढिए यहाँ पे, कैसी अखंड या चिर समाधि, समाधि की बात हो रही है, यतिवर, क्योंकि वो समाधि में लीन है, सो यतिवर वहाँ पे कहा जा रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, समाधि में लीन है। बस आज के लिए इतना ही। टोटल आपका क्वेश्चन 30 नंबर का सीरीज कंप्लीट हो चुका है। अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।